नमस्कार। संजय जी नमस्कार। एडी शर्मा जी नमस्कार। और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बाबा विश्वनाथ वाली काशी की नगरी से विश्वनाथ मिश्र आप सबका अभिवादन करता हूँ। हे राम, स्वाधीनता का मूल्यबोध, इस व्याख्यान माला से जुड़ी संस्थाओं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली एवं समाज विज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं आभारी हूं प्रोफेसर कुलपति नीलिमा गुप्ता जी के प्रति, प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी के प्रति, प्रोफेसर सरोज शर्मा जी के प्रति, और उपकार मानता हूं संजय शर्मा जी और एडी शर्मा जी का कि आज के दिन 30 जनवरी के दिन जब 5:17 और लगभग लगभग 31 सेकेंड पर गांधी हमारे बीच से उठ जाते हैं, महाप्रयाण कर जाते हैं, उस दिन हे राम स्वाधीनता का अंतर्नोद इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया, मुझे उपकृत किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो विषय है और इसके साथ जो एक विशेषण के रूप में हे राम जुड़ा हुआ है, वह हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जब हम बाहर के कोलाहल से अपने भीतर की ओर, भीतर जो शांति है, भीतर जो हमारे भीतर एक शाश्वतता है, उसकी ओर झांकने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन में जब हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मूल्यबोध पर बोलते हैं, तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जो आपने इसके साथ एक शब्द रखा है हे राम, मैं उसी से इसकी शुरुआत करूं। सामान्यतः हे राम शब्द का प्रयोग हम लोग 3 अर्थों में करते हैं, और वो क्या अर्थ हुआ करता है? एक तो अर्थ होता है हे राम अब क्या होगा, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। या हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि हे राम ये हमसे क्या भूल हो गई। और एक तीसरा अर्थ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि हे राम अब आगे क्या होगा। इन 3 अर्थों में हम लोग हे राम शब्द का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं 3 अर्थों में हम लोग माई गॉड, हाय अल्लाह, इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। राम के साथ हे राम का एक चौथा प्रयोग संभव है जो दुनिया के किसी और दूसरे धर्म के देवताओं के साथ नहीं है। वो तब होता है जब यशोदा मैया हे राम कह रही होती हैं, या जब वशिष्ठ और विश्वामित्र हे राम कह रहे होते हैं। और ये ऐसा संदर्भ है जो दुनिया के किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलता है। इसका वजह यह है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में, वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, परब्रह्म है, वह हमारा मित्र भी होता है। वह हमारा बिल्कुल अंतेवासी की तरह होता है, हमारा भाई होता है, हमारा गुरु होता है, बेटा होता है, नातेदार होता है। इसीलिए जो चौथा अर्थ मैं कहा, वह ऐसा विशेषार्थक है जो भारत में ही संभव होता है। ये तो एक संक्षिप्त बात थी हे राम के ऊपर। और अब हे राम शब्द का इस्तेमाल मैं अपने व्याख्यान के बिल्कुल अंत में करूंगा। मैं याद रखूंगा कि मुझे फिर से एक बार हे राम पर लौट कर आना है। और अब हम उस विषय पर आते हैं कि हमारे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह मूल्यबोध क्या है। तो स्वतंत्रता, यहां से हम शुरू करें
कि स्वतंत्रता पूर्णत्व प्राप्ति का एक माध्यम है। शर्मा सर कहे थे ना, साधन के रूप में अपनाए, तो किस अर्थ में? वह पूर्णत्व प्राप्ति का एक माध्यम है और स्वतंत्रता अपने आप में पूर्णत्व भी है। लेकिन स्वतंत्रता की यह जो अर्थ परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, वह स्वतंत्रता का कोई कोशीय अर्थ नहीं है। वह राजनीति शास्त्र की किताबों में या विधि शास्त्र की किताबों में नहीं मिलती है। स्वतंत्रता का यह अर्थ हमारे सामने तब प्रकट होता है जब कोई एक संपूर्ण सभ्यता किसी एक व्यक्ति विशेष के चरित्र में अपने आप को प्रकट करती है। मैं फिर से इस वाक्य को दोहराना चाहूंगा, जब संपूर्ण सभ्यता किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र में अपने आप को प्रकट करती है और वह व्यक्ति सभ्यता का प्रतीक बन जाता है, तब जो वहां पर स्वतंत्रता का अर्थ संदर्भ प्रकट होता है, उसी अर्थ संदर्भ में मैंने स्वतंत्रता को कहा कि यह पूर्णता है। और इस अर्थ में भारतीयता क्या है? हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते जा रहे हैं ना, तो भारतीयता रामत्व है। हम और ऐसे किसी दूसरे चरित्र का रेखांकन नहीं कर सकते हैं, प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, जिसके संदर्भ में हम ऐसा कहें कि यह चरित्र भारतीयता के साथ बिल्कुल एकाकार हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम वाल्मीकि के राम को देखें, जिसमें एकदम अंत अंत के समय में जब रावण का वध हो जाता है, वहां राम में देवत्व का कुछ प्रवेश कराते हुए वाल्मीकि प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। और नहीं तो वाल्मीकि की ये विशेषता है कि वो राम को हर संभव तरीके से मनुष्य बनाए हुए रखते हैं। तो वह राम भारतीयता के साथ कैसे एकाकार कर लेता है, इसका वजह यह है कि राम के चरित्र में जिजीविषा, करुणा और संकल्प, ये तीन चीजें हैं। जिजीविषा, करुणा और संकल्प। और यही तीन चीज सुदूर अतीत से घोर पराभव के काल में भी भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा को वह संबल देती रही है, जिससे वह बार बार उठ के खड़ा होता है, बार बार अपना पुनर्निर्माण करता है, बार बार नया हो जाता है। और इस तरीके से नया होता है जहां पर वह अपनी पुरातनता को खोता नहीं। और जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हताशा, भय, स्वार्थ जनित बिखराव भारतीय जनमानस को आच्छादित कर रहे थे, तब राम के चरित्र के बारे में जो मैंने पहले तीन बातें कही, तीन बातें वो कौन कौन थी? वो तीन बातें थी जिजीविषा, करुणा और संकल्प। ये त्रिभुज था, एक चतुर्भुज के रूप में प्रकट होता है और चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हुए उसमें अभय जुड़ जाता है। अब क्या हो गया? जिजीविषा, करुणा, संकल्प और अभय। और यह जो राम का चरित्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रकट होता है, वह गांधी के माध्यम से होता है। राम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रतीक के रूप में स्थापित करने में गांधी का सबसे बड़ा, सबसे अहम योगदान है। जो विद्यार्थी इस मंच से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि राम को लेकर, राम नाम को लेकर के गांधी ने क्या कहा। यह नवजीवन प्रेस से राम नाम से छपा भी है, लगभग वो 78 पन्ने की वो एक पुस्तिका जैसी है, जिसमें गांधी के लेखों का संग्रह है। वह नेट पर भी उपलब्ध है और हम उसका सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और गांधी जो इस राम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रतीक के रूप में उपस्थित कर रहे थे, उसके पीछे
एक दैवी योजना है, ऐसा हमको देखना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इसके पहले आप देख लीजिए, आनंद मठ लिखा गया, दुर्गा वहां प्रतीक है। या पूरे बंगाल से जो राष्ट्रीय आंदोलन उठ करके सामने आ रहा था, वहां दुर्गा एक प्रतीक के रूप में आती है। यहां तक कि सावरकर जब इंडिया हाउस में विजयदशमी के दिन एक चर्चा कर रहे थे, जहां गांधी को भी बुलाए थे, तो सावरकर के भाषण का आधा भाग वो दुर्गा पर ही था, राम पर बहुत कम उनका भाषण था। तो गांधी एक समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य खोजना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वह समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य जरूरी क्यों है? क्योंकि तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब महात्मा गांधी यहां आए 1915 में, तो उसमें जो बिखराव थे, उस बिखराव को भी वो देख रहे थे, और उनको एक ऐसे प्रतीक, एक ऐसे चरित्र की भी आवश्यकता थी जिस पर उनका स्वयं विश्वास हो, जिनके नाम पर विश्वास हो, और जिससे भारतीय जनमानस को जोड़ा जा सके। और जब हम इस तथ्य को नजर में रखते हैं और हम विचार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उसमें स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ यहां एक निश्चित भूखंड के लोगों का स्वतंत्र हो जाना है विदेशी दासता से, और उस विदेशी दासता से स्वतंत्र होकर फिर वैसा ही बन जाना है जैसा विदेशी शोषक थे? एक प्रश्न यहां आता है, और इस प्रश्न को हम पूरे इंडियन रेनेसा में दो ध्रुवों पर देखते हैं। और वे दो ध्रुव क्या होते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हो जाना चाहते हैं। हम कौन हैं हमको ऑथेंटिक पास्ट की ओर ले जाती है। हम चयन करें, हम पहचाने कि हमारा अतीत कैसा रहा है, और उस अतीत के आधार पर ही हम फिर यह प्रयास करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। यह मौलिक प्रश्न है। यह मौलिक प्रश्न वेस्टर्न रेनेसा के सामने भी था, लेकिन वेस्टर्न रेनेसा ने इसका जो उत्तर चुना वह यह था कि हमको अतीत से मुंह मोड़ लेना है। लेकिन इंडियन रेनेसा में ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए कि हम एक निरंतर गतिमान सभ्यता के रूप में विद्यमान थे। हम अतीत से उस तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते थे जिस तरीके से पश्चिम ने अपने रेनेसा में मुंह मोड़ लिया था। और यह जो धारा है कि हम अतीत में क्या थे, वह भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की इतनी अधिक धाराएं हैं कि हम अतीत में क्या थे। वहां आप देखेंगे अंबेडकर एक अलग बात कह रहे होंगे, फूले एक अलग बात कह रहे होंगे, सावरकर एक अलग बात कह रहे होंगे, राजा राम मोहन राय अलग बात कह रहे होंगे, और राजा राम मोहन राय की धारा पर चलने वाले केशव चंद्र सेन कुछ ही वर्षों के बाद उसी में कुछ दूसरी बात कह रहे। और ये सारी चीजें किसमें थी? ये बिखराव कहां था कि वास्तव में हम अपने अतीत की व्याख्या कैसे करें, ऑथेंटिक पास्ट का चुनाव कैसे करें। इसी को यदि नेशनलिज्म के शब्दों में कहें तो एंडरसन का प्रश्न है कि हमारी इमेजिन्ड कम्युनिटी क्या है, या जिसको पार्था चटर्जी कहते हैं हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी। और हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी जब चुनाव का सवाल आता है, वहां राम से बेहतर चरित्र नहीं मिल पाता है। राम से बेहतर चरित्र नहीं मिल पाता है, और इस बात को जो गांधी समझते हैं, और इसी पर वो एक रिलायबल फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब हमारी मूल पहचान में राम का चरित्र है, और उस चरित्र के आधार पर ही हमें भविष्य का एक नव निर्माण करना है। यदि हम इस समीकरण के भीतर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें, तब उसके हम कुछ समन्वयात्मक मूल्य बोध की चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा
यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ एक भूखंड के लोगों की आजादी का प्रश्न समझें या उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ग्लोरीफाइड किए गए लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रैटर्निटी के संदर्भ में देखें, तब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक मूल्य बोध का सही सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। यहां जो मैं रूपक के रूप में अब तक बात कहा हूं वह एक एनोलॉजी जैसा है, लेकिन मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं 6 उदाहरण देकर इन बातों को कोडिफाइड रूप में, तथ्यात्मक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। और जब मैं कह रहा हूं कि वो 6 बातें मैं आपके सामने रखूंगा एक एक करके, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वही 6 बातें होंगी, वो तो सैकड़ों हैं। लेकिन किसी भी वक्ता के बोलने का एक आधार होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं जिस फ्रेमवर्क में अपनी बातों को कहूंगा उसमें ये 6 बातें आती हैं। सबसे पहली बात हम देखें, यहां से हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक मूल्यबोध का एक आभास मिलेगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह पर जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी सावरकर ने, उसकी जो एकदम अंतिम पंक्ति है, जहां वह 1857 ईस्वी के विद्रोह का समापन कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक तेग चलेगी हिंदुस्तान की। वास्तव में ये बहादुर शाह जफर का एक शेर है और इसी शेर के साथ वह अपनी पुस्तक का समापन करते हैं। लेकिन यही सावरकर जब 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिख रहे होते हैं तो उनका स्वर वहां पर बदला हुआ दिखाई पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई धाराएं थी और कुछ धाराएं ऐसी थी जो शुरू में चली किसी और उद्देश्य के लिए थी और फिर बीच में मुड़ करके वह किसी दूसरी धारा की ओर चलने लगी। एक इससे, इस एनालॉजी, इस तथ्य के द्वारा हम उसका संधान करना चाहते हैं। दूसरे तथ्य के रूप में आपके सामने हम रखना चाहेंगे 1873 से 1876 के बीच में चले पावना विद्रोह का। और इस पावना विद्रोह में हुआ क्या था कि जो जमींदार थे वो बहुत ऊंची लगान तय किए हुए थे। लगान नहीं देने पर किसानों की जमीन बेच देते थे और किसानों में जो बेरोजगारी, हताशा, निराशा फैलती जा रही थी, इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था और मांग रखी। वो मांग पर ध्यान दीजिए। महारानी को कहा, महारानी, ब्रिटेन की महारानी को, ये बीच के जो भारतीय जमींदार बिचौलिए हैं उनको हटा दीजिए और हम सबों को सीधे अपने अधीन कर लीजिए। और इस विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी किया था, आरसी दत्त ने भी किया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी किया था। यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जाना एक नए संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रखता है। और वह क्या है? अब बंकिम चंद्र चटर्जी का कालजयी जो उनका उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ के समाहार पर जाइए। वहां एनोलॉजी में एक बात कही गई है कि मुगलों के विरुद्ध जो बेड़ियां थी भारत माता की, वह तो उन बेड़ियों से मुक्त हो गई हैं, लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा लादी गई बेड़ियां हैं उससे अभी मुक्त नहीं हुई। लेकिन जो सन्यासी है राम सिंह कुका वाला, वो जो सन्यासी है आचरण वाला, उसको महात्मा यानी कि उसका गुरु कहते हैं कि अभी इनसे लड़ने का सामर्थ्य हम लोगों के भीतर में नहीं आया है। ये हमारे मित्र हैं और इनसे हमको बहुत कुछ सीखना है। ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं
जो पावना विद्रोह का समर्थन करते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश किसान मुस्लिम हैं और जो अधिकांश जमींदार हैं वो हिंदू हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आनंद मठ की व्याख्या यदि सिर्फ आनंद मठ के भीतर रह के करेंगे, पावना विद्रोह के बारे में क्या कहा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो इस तरह की जो सेक्टेरियन टेंडेंसी होती है व्याख्या की, उसके जरिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक मूल्य बोध को वास्तव में कभी भी किसी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ये दूसरी बात मैंने कहा। तीसरा संदर्भ मैं लेना चाहूंगा ज्योतिबा फुले के गुलामगिरी से, और जिन्होंने भी गुलामगिरी को पढ़ा होगा उसमें कई बातों के साथ ये भी देखा होगा कि वहां पर ज्योतिबा फुले ज्योतिराव के रूप में ढोंढी राव से बातचीत करते हुए कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने बहुत दया करके अपने प्रिय पुत्र अंग्रेजों को भारत में भेजा ताकि वे यहाँ बाहरी आक्रांता ब्राह्मणों के क्रूर शोषण से हम शूद्रों, जो वास्तव में यहाँ के मूल निवासी क्षत्रिय हैं, उनकी रक्षा कर सके। ये भी तो एक धारा है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी रचना को पढ़ करके ज्योतिबा फूले के योगदान को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दें तो क्या उचित होगा? नहीं, हमको उनका लिखा हुआ फिर पवाड़ा भी पढ़ना चाहिए। और जब उनका लिखा हुआ पवाड़ा पढ़ते हैं तो वहां ज्योतिबा फूले एक अलग फूले नजर आते हैं, वो गुलामगिरी वाले फूले नहीं है। और इसलिए यह जरूरी होता है कि हम जब समन्वयात्मक मूल्य बोध की चर्चा कर रहे होते हैं तो हम इंटरटेक्सचुअल मेथोडोलॉजी का भी पालन करें। समझें कि एक लेखक ने एक लेख में, एक पुस्तक में, एक स्थान पर जो कहा, उसके अलावा भी तो उसने कहीं और कुछ कहा हुआ है। और यह जो धारा फूले से निकलने वाली थी, उस धारा में आगे चल करके हम अंबेडकर को आता हुआ देखते हैं। और अंबेडकर कम से कम दो या तीन ऐसे अवसर हैं जब वो चर्चा करते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का विकास और स्थायित्व है, इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों का कितना बड़ा योगदान है। और ऐसी बात वो गोलमेज सम्मेलन में भी करते हैं। और ऐसी बात उन्होंने फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 अक्टूबर 1951 को लुधियाना के एक भाषण में भी कहा था। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? क्या इसका मतलब हम यह निकाल लें कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं वह सिर्फ दलितों के संदर्भ में सोच रहे हैं कि यदि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो उन दलितों का क्या होगा? हुआ ऐसा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति का एक तबका इसी तरीके से अंबेडकर को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और जिसकी वजह से हमें यह दिखाया जाने लगता है कि नहीं, अंबेडकर का तो उद्देश्य एक अलग तरह का उद्देश्य है। और अब मैं एक अगले पॉइंट के रूप में जो चर्चा करने जा रहा हूं वह इस अर्थ में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दुनिया के अन्य उपनिवेशवादी शक्तियों से क्या कोई सहयोग लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? जाहिर सी बात है कि यहां पर सुभाष चंद्र बोस आएंगे, लेकिन मैं अभी उनका नाम नहीं लेने वाला। मैं उदाहरण लेने वाला हूं जापान का। जापान में जो भारतीय युद्ध बंदी होते थे, उन भारतीय युद्ध बंदियों को जापान के नए रंग रूटों को दे दिया जाता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए उनको दे दिया जाता था ताकि वे सजीव और गतिमान लक्ष्य की खोपड़ी का निशाना लगा सके। क्या ऐसी उपनिवेशवादी शक्तियों का जो इतना घृणित, इतना विद्वेषपूर्ण कार्य करते थे, अमानवीय कृत्य करते थे, उनसे सहयोग लेकर के हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लक्ष्य को प्राप्त करते तो एक उपनिवेशवाद के विरुद्ध
दूसरे उपनिवेशवाद की स्थापना नहीं कर रहे होते? इस प्रश्न पर भी विचार करने की जरूरत है। और जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, इसके उत्तर को तलाशते हैं, तब हमें स्वतंत्रता संग्राम के समन्वयात्मक मूल्यबोध का पता चलता है। एक अगले पॉइंट के रूप में जो संभव है फिफ्थ पॉइंट हो, साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो पूर्वोत्तर का एक तबका उससे कहता है कि हमारे लिए आप एक इंडिपेंडेंट नेशन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत का एक तबका हम लोगों को गाय का मांस खाने के कारण अछूत समझता है और दूसरा तबका सुअर का गोश्त खाने के कारण हमको बहिष्कृत कर देता है। तो हम रहें तो रहें किसके साथ? इसलिए ऐसा करिए कि हमको भारत से बिल्कुल अलग ही कर दीजिए। ये साइमन कमीशन के आने के समय पूर्वोत्तर की एक मांग आती है। और आपको याद ही होगा कि नगा विद्रोह, मिजो विद्रोह, फिजो विद्रोह बहुत समय तक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की चलाते थे। और एक पॉइंट आता है उस तबके का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस तबके का जो भारत में वामपंथी क्रांति लाना चाहता था और जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का धारा है, उससे अपने आप को जोड़ करके देखने की कोशिश करता है। यहां मैं भगत सिंह के द्वारा उल्लिखित एक शब्द का, एक अवधारणा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। वो चाहते थे कि भारत में सॉवरेंटी ऑफ प्रोलिटेरियट स्थापित हो। आप मार्क्सियन टर्म से इसकी तुलना करिए। मार्क्स कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट और भगत सिंह क्या कह रहे हैं? सॉवरेंटी ऑफ प्रोलिटेरियट की स्थापना। तो यह भी एक धारा है और यह धारा एक ऐसी धारा है जिसे उपनिवेशवाद से टकराने से पहले सामंतवाद से टकराना था। भारतीय सामंतवाद से मतलब अपने भीतर के बीच में जो लोग थे उनसे ही लड़ाई लड़ लेनी थी। भारत में जो किसान आंदोलन को अलग से संगठित करने का एक सोच रखते थे गांधी से इतर जो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने की सोच रखते थे, उन सोच में यह मूल्य बोध भी कहीं न कहीं काम कर रहा है। और ऐसी जो स्थितियां हैं कुल मिलाकर के, जिसे मैंने 6 तरह का बताया, इस 6 तरह की स्थितियां जब भारत में गतिमान थीं, तब गांधी का आगमन भारतीय राजनीति में होता है। और गांधी के आगमन के बाद यह सब जो अलग अलग धाराएं हैं वह धीरे धीरे उसी तरीके से एक होती जाती हैं जैसे कि गंगोत्री से चलने वाली नदियां जाकर के सब सागर में समाहित हो जाती। और जब गांधी भारत आए तो 1915 में आए और 1915 के बाद देखिए कि 1922 में ही एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क से गांधी के बारे में लिखा। गांधी पर बहुत लोगों ने लिखा है, आइंस्टाइन के कथन से सब लोग परिचित हैं। मैं आज एक दूसरे व्यक्ति का नाम लेने वाला हूं। और जब उसने गांधी के बारे में लिखा तो उस चीज को दुनिया बहुत ज्यादा नहीं समझ पाई, कम से कम भारत में तो लोग कम पढ़ पाए। लेकिन 1930 ईस्वी में जब विल डूरा ने द केस फॉर इंडिया नाम से किताब लिखी तो उस किताब में उसको कोट किया। वह था मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी चर्च न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेन्स होम्स। डॉक्टर जॉन हेन्स होम्स यह एक बड़े प्रसिद्ध विचारक भी हैं। उन्होंने 1922 में ही एक किताब लिखी थी और किताब का नाम दिया था वर्ल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी। उसी से एक कथन को विल डूरा कोट करते हैं द केस फॉर इंडिया वाली अपनी किताब में। और कोट करते हुए वो जो बात कहते हैं, हेन्स को कोट करते हुए, तो हेन्स कहते हैं कि जिस तरह जुडाइज्म की पहली सदी ईसा मसीह की सदी थी, उसी तरह आज हिंदुइज्म का संबंध गांधी से है। होम्स ने इतना ही नहीं कहा, आगे उन्होंने कहा कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं।
किंतु यदि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता होता तो मानता कि जीसस ने ही गांधी के रूप में अवतार लिया है। इस बात को आगे चल करके दूसरे तरीके से माउंटबेटन ने भी कहा था, और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट की एक बड़ी विदुषी है हेलेन सीचू, जिन्होंने गांधी पर एक नाटक 60-70 के दशक में दुनिया के कई देशों में वो एक मंचन किया करती थी। उसमें भी उनके कई पात्र इस बात को दोहराया करते थे। अब यदि इन पाश्चात्य हस्ताक्षरों ने गांधी के महिमा पर जो कुछ कहा और उसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो समन्वयात्मक मूल्यबोध है, उसको छोड़ करके भारत के लोग गांधी के बारे में क्या कह रहे थे, इसमें से मैं जिस पर थोड़ी कम चर्चा होती है लेकिन जो है बहुत प्रसिद्ध, हम उनकी बात करना चाहेंगे। और इस संदर्भ में कुबेरनाथ राय की एक रचना है मराल, जिसमें वो लिखते हैं कि राम जैसा होना ही सही भारतीयता है, और हमारे युग में एक पुरुष ने ऐसी कोशिश की और उसमें वे बहुत हद तक सफल रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गांधी की, वह पुरुष गांधी ही थे। गांधी के समय में ही राम भक्ति परंपरा के जो सबसे बड़े समूह थे और आज भी हैं, रामानंद संप्रदाय। तो रामानंद संप्रदाय के एक जगत गुरु हुए भगवदाचार्य। तो रामानंदाचार्य श्री भगवदाचार्य ने संस्कृत में गांधी के ऊपर एक खंड काव्य लिखा, और उस खंड काव्य का नाम दिया श्री महात्मा गांधी चरित। और उसमें स्वामी जी ने गांधी में राम को अवतरित होते हुए दिखाया। ये गांधी के समय में ही लिख गया था। तो राम जो ये समन्वय के प्रतीक हैं, तो समन्वय के प्रतीक जो राम हैं, तो गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आकर के वह समन्वय क्या कर रहे हैं। तो 1920 से शुरू होने वाले गांधी युग में हम देखें तो उदारवादियों की प्रेयर, प्लीडिंग और पिटीशन की नीति, और उग्रवादियों की स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार की नीति, जो पहले अलग अलग चल रहे थे, वो एक ही धारा में आकर के मर्ज हो गए। ये उदारवादी धारा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी धारा और उग्रवादी धारा का मर्जर था। यहां एक बार फिर हमें स्मरण करना होगा कि जब उदारवादी और उग्रवादी धड़े समायोजित हो गए और सितंबर 1920 में कलकत्ता में हंटर आयोग और रॉलेट एक्ट से उपजी परिस्थितियों को लेकर जब गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखने के लिए, तो उस प्रस्ताव का विरोध CR दास, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने किया। यही नहीं, शुरू में जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस असहयोग आंदोलन के सक्रिय सिपाही थे, उन्होंने फिर गांधी की आलोचना तब की जब गांधी ने इस आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। और जो सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के शुरुआती दौर में यह कह रहे थे, लिखा है इंडियन स्ट्रगल में, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी ने जन जन का आंदोलन बना दिया और इसे क्रांतिकारी संगठन बना दिया। वही सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, जब यह आंदोलन गांधी ने वापस लिया तो कहा कि यह एक राष्ट्रीय विपदा थी, और साथ में यह भी कहा कि 1 वर्ष के भीतर स्वाधीनता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य मूर्खता ही नहीं बल्कि बचपना भी था। तो गांधी, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस का रहना, जवाहरलाल नेहरू का रहना, और फिर गांधी के द्वारा लिए गए एक निर्णय के विरोध में ये भाव रखना,
सवाल उठता है कि हम ऐसी चीजों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य बोध का मुख्य हिस्सा माने या इसे अवांतर हिस्सा माने। आप अभी कुछ देर मेरे साथ रहिए, हम इन सारी चीजों का समाहार करके ही आपके साथ से मतलब आज के संवाद का समापन करेंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे स्मरण है कि मुझे लौट करके पहले हे राम वाले में आना था और एक दूसरा मुद्दा छोड़ दे रहा हूं कि इस मुद्दे का भी समाहार करना। और या कहिए कि हम अभी समाहार करते चले इस मुद्दे को, ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा नहीं तो आगे चल करके। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1922 के बाद जो पड़ाव आता है उसमें बहुत पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों को यदि आम आदमी नहीं समझता है, कई बार तो विद्वत समूह के लोग भी नहीं समझते हैं, तो उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। 1922 के बाद दो चश्मे चले आते हैं, या कहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो खेल शुरू हो जाते हैं। तो उन चश्मों और उन खेलों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक चश्मा प्राच्यवादियों की ओर से, ओरिएंटलिस्ट लोगों की ओर से आती है। वो एक अप्रोच देते हैं, और जब ओरिएंटलिज्म क्या है और किस तरीके से वह भारत को विद्रूप करके प्रस्तुत किया, एडवर्ड सईद की किताब बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। और दूसरा जो चश्मा आता है वह वामपंथियों की ओर से आता है। यह जो प्राच्यवादी थे वह कहने लगे कि ये जो भारत है वह स्त्रैण है, फेमिनीन है, नपुंसक है, डरपोक है, स्वशासन के लिए अयोग्य है और दास मानसिकता का है। ऐसा जो प्राच्यवादी फ्लोट कर रहे थे उसके पीछे एक लक्ष्य है, और वह लक्ष्य हमें तब समझ में आती है जब हम उन्हीं के द्वारा या उनके 1920 के पूर्ववर्ती प्राच्यवादियों के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दें। 1920 के पहले के जो प्राच्यवादी हैं वह कहते हैं कि तुम लोग बर्बर हो, हिंसक हो और स्वशासन के लायक नहीं हो, इसीलिए व्हाइट मैन बर्डन हो, हमको यहां तुम्हारे ऊपर शासन करना चाहिए। और जब गांधी हैं वह आत्मानुशासन सिखा रहे हैं, गांधी हैं अहिंसा सिखा रहे हैं, गांधी जो संवैधानिक मूल्यों पर चलना सिखा रहे हैं, तब उनकी भाषा बदल गई। वो क्या कहने लग गए कि तुम लोग नपुंसक हो, डरपोक हो। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे कि भारतीयों में आक्रोश भड़के और वो हिंसा पे उतारू हो जाए। और जब भारतीय हिंसा पे उतारू हो जाते तो ब्रिटिश शासन को एक वैध आधार मिल जाता अपनी साम्राज्यवादी हिंसा को प्रदर्शित करने का। तो जब कई बार गांधी पर यह आक्षेप लगाया जाता है, जो लोग अहिंसा को ठीक से नहीं समझते हैं और आक्षेप लगाते हैं कि गांधी ने हिंसा का समर्थन नहीं किया, अहिंसा में तो कुछ डर है, ऐसी बातें जो कही जाती हैं, तो जो भी ये बात कहते हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह अंग्रेजों के द्वारा फ्लोट की गई बात को ही सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं। और जिसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीय जनसमूह हिंसा करे और फिर हम हिंसा का दमन कर दें। इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय समीकरण भी 1919 ईस्वी में विल्सन के 14 सूत्र आ चुके थे, और उन 14 सूत्रों के अंतर्गत सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट पर दुनिया में चर्चा होने लग गई थी, और साम्राज्यों को मानवीय चेहरा देने का भी प्रयास होने लगा था। तो मानवीय चेहरा देने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि आप तब से देखिए 1919 ईस्वी के बाद से तो आप देखेंगे बहुत सारे सुधार अधिनियम चले आते हैं। तो इन प्रयासों का उद्देश्य यह था कि यहां लोग आक्रोश में आए,
भड़क जाए, हिंसा करे और फिर हमको उस हिंसा को दबाने का एक आधार मिल जाए। ये प्राच्यवादियों की ओर से आता है। और दूसरा आता है वामपंथियों की ओर से। वामपंथी लोग तब यह प्रस्तुत करना शुरू किए, खास करके जो बारदोली सत्याग्रह में ये तय हुआ कि जो जमींदार हैं उनको तो टैक्स दे दिया जाए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का हिस्सा है वो न दिया जाए। इस तरह की चीजें भी तय हुई थी। तो जैसे डांगे को आप देख लीजिए, आरपी दत्त की रचनाओं को पढ़ लीजिए, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वे लोग गांधी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वास्तव में गांधी जी जो हैं वह पूंजीवाद के एजेंट हैं और भारत में एक तरह के पूंजीवाद को हटा करके दूसरे तरह के पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब डांगे और आरपी दत्त ऐसा कह रहे थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो सोवियत संघ का सहयोग ले करके एक अलग तरह की क्रांति यहां कर सकते हैं, बोल्शेविक क्रांति की तरह। लेकिन उन सब के या ऐसे ही अन्य विचारकों के विचार धरे के धरे तब रह गए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और आगे चल करके सेकेंड वर्ल्ड वार में सोवियत संघ ने क्या किया। सोवियत संघ ने पूंजीवादी राष्ट्रों का ही साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, और यहां से आकर के जो ऐसी व्याख्याएं थी वो धरी की धरी रह गई, उनकी प्रत्याशाओं पर एक तरीके से पानी फिर गया। तो सवाल यह है कि हम इस दो फ्रेमवर्क में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की का आत्मावलोकन करें या न करें। जाहिर सी बात है कि जब इनके भीतर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है तो इस वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक मूल्यबोध का कोई मीमांसा या उसके आधार पर कोई आत्मावलोकन करने का प्रयास हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की एक विजन नहीं देता है। गांधी इस दोनों तरह की किमियागिरी को, ये दोनों खेल हो रहे थे, ये जो दोनों नए चश्मे आ गए थे, शायद तब गांधी से बेहतर इन चीजों को समझने वाला कोई दूसरा नहीं था। और जब कोई दूसरा नहीं था तो आप ध्यान दीजिए कि गांधी के लेखन में 1924 के बाद से राम का प्रभाव या राम नाम पर लिखना बहुत अधिक बढ़ गया है, जो वो लगातार 1946 ईस्वी तक लिखते रहते हैं। जो कुछ देर पहले मैंने कहा नवजीवन ट्रस्ट प्रकाशित हुई है, उसको पढ़ना चाहिए। राम नाम उसका नाम ही है। और उस समय गांधी द्वादशाक्षरी का निरंतर जप भी करने लगे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका। और जो गांधी के इस समय का लेखन है राम को लेकर के, जिसमें वे एक समन्वयात्मक मूल्यबोध को खोजने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेले से हो गए, उनको पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उनके लेखन में जय श्री राम का उद्घोष नहीं है। उस अर्थ में उद्घोष नहीं है जिस अर्थ में जय श्री राम का उद्घोष हमारी मुट्ठियों को कस देती है। उसमें हे राम का आर्तनाद भी नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। यह जो मैं कह रहा हूं ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है, वह इसलिए कह रहा हूं कि जिन दिनों गांधी राम पर लिख रहे थे, उन्हीं दिनों गांधी देखिए तो जेल से छूटने के बाद मलिन बस्तियों में जा रहे थे, कोढ़ियों की सेवा कर रहे थे, जो वंचित तबके के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो इसकी व्यवस्था कर रहे थे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, मंदिर में जहां पर अछूत जाति के लोग नहीं जाते हैं वहां उनका प्रवेश हो जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो हुआ ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भक्ति हो गया। जो कर रहे हैं वह सब कर्म हो गया, और जो अन्य चीजों पर लिख रहे हैं जिसमें राम के चरित्र के अन्य पक्ष का भी गुणगान है, वह ज्ञानात्मक पक्ष हो गया।
यह ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है राम के माध्यम से। और जब हम भारतीयता की पहचान करते हैं तो उसमें यह समन्वय भी आता है। तो जब तक ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम नहीं लाते हैं या नहीं देखते हैं, तब तक तो संभवतः हम यह कह भी नहीं सकते हैं कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में भारतीय है। एक ये बड़ी बात होती है। अब यहां पर जो राम कह रहे हैं, वो इस ऐसा जो कह रहे हैं उसके पीछे वजह जो है उसको भी देखने की कोशिश करें हम लोग। तो राम जब वन में है तो उनको अयोध्या के संसाधन प्राप्त नहीं है। गांधी को भी उसी तरीके से संसाधन प्राप्त नहीं है। किसके लिए? राम को रावण से लड़ने के लिए अयोध्या के संसाधन प्राप्त नहीं थे। गांधी को ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए भारत के संसाधन प्राप्त नहीं थे, क्योंकि उन संसाधनों पर तो ब्रिटिशर्स का कब्जा था। ऐसे में राम ने क्या किया? लोग जो थे उनमें आत्मबल का संचार किया। किन लोगों में? जो राक्षसी संस्कृति के प्रसार से अपने को पराभूत महसूस कर रहे थे। वो वन में रहने वाले लोग थे, कोल, भील, मुंडा, उरांव, वानर। गांधी ने क्या किया? गांधी ने भी उसी तबके को, उसी तरह की अवस्था में रहने वाले लोग थे ना तब भारत में, उनमें आत्मबल का संचार किया। और राम ने एक बात और उन लोगों को सिखाई कि तुम्हारे भीतर भी जो राक्षसी प्रवृत्तियों का समावेश होता जा रहा है उसका त्याग करो। बाली के भाई का नाम सुग्रीव। सुग्रीव में भी इस तरह का होने लग गया था राज्याभिषेक के बाद। तो आप देखिए ऐसी समीकरण वहां उपस्थित होती है कि नहीं। यही काम तो गांधी भी कर रहे थे। तो इसीलिए जितने लोगों ने भी गांधी में एक राम के अभिव्यक्ति को देखा था, वो निराधार नहीं है, बल्कि इन तथ्यों के द्वारा उसको पुष्ट भी किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है, ऐसे में इतनी बातों को कर लेने के बाद, अभी तक हम लोगों ने उदारवादी, उग्रवादी धड़े के समन्वय को देखा, ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय को देखा। तो अब हमें यह भी देख लेना चाहिए कि यह जो गांधी हैं, वह गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं, या गांधी की तरह का लड़ाई कोई लड़ रहा है क्या? जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यबोध और समन्वयात्मक मूल्यबोध नहीं आएगा। तो जरा देखिए गांधी किन मुद्दों पर लिखते हैं। गांधी दो मुद्दे पर लिखते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक का संबंध होगा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, और उधर कंधार से कन्याकुमारी तक, पूरे भारत के मामले हैं। ये तो हो गया आंतरिक परिदृश्य, और जहां पर वो क्रियाशील है 1915 के बाद से। और दूसरी ओर देखिए तो चाहे अमेरिका का मुद्दा हो, चाहे जापान का मुद्दा हो, चाहे अफ्रीका का मुद्दा हो, चाहे उधर ग्रीनलैंड का उत्तरी ध्रुव के निवासियों का मुद्दा हो, शायद ही कोई वैश्विक मुद्दा हो, बचा हो, जिस पर गांधी पहल नहीं कर रहे। तो गांधी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं, और तब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कलेवर बनता है, उसमें एक चीज तो हम गांधी में ये देखते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि मजदूरों, किसानों, वन्य जातियों, शूद्र कही जाने वाली जातियों, महिलाओं, बच्चों और प्रकृति, इन सब के मामले को भी गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करते हैं। तो जब तक इतना बड़ा फलक नहीं होगा, सभ्यता के कुछ पक्ष आपके आंदोलन से अछूते रह जाएंगे, तब तक तो आप उस आंदोलन को तब तक तो हम और आप उस आंदोलन को यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह भारतीय कलेवर लिए हुए। और इतने बड़े कलेवर में
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन खड़ा है? ठीक है, क्षेत्र विशेष में कोई बहुत बड़ा है, वर्ग विशेष के लिए कोई बहुत बड़ा है, जाति विशेष के लिए कोई बहुत बड़ा है, या अचानक उत्पन्न होने वाले किसी मुद्दे में बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जो यह समग्रता है वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मूल थाती है और उसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ही करते हैं। तो गांधी जी जो यह एक सिंथेसिस कर रहे हैं, क्या वैसी सिंथेसिस दुनिया के किसी दूसरे आंदोलन में हुआ है? मतलब एक बार हम अब यह भी देखने की कोशिश करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया के अन्य क्रांतियों से अलग है भी या नहीं है। और इस लिहाज से सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं अमेरिकी क्रांति पर। तो अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ था? वह एक गृह युद्ध से शुरू हुआ था और धीरे धीरे एक मुक्ति आंदोलन में बदल गया। भारत में तो क्रांति यह गृह युद्ध से शुरू ही नहीं हुई थी। और अमेरिका में क्या हुआ कि गृह युद्ध से शुरू होने वाली क्रांति जो धीरे धीरे मुक्ति संग्राम में बदल गई, वही वहां के लोगों की राष्ट्रीयता बनी। इसी से वहां के लोगों में वह एकता आई जिसकी वजह से आगे चल करके अमेरिकन नेशन का जन्म हुआ। इसी तरह यदि हम फ्रांसीसी क्रांति को देखें, बोल्शेविक क्रांति को देखें, तब हम क्या देखते हैं? फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व इत्यादि की जो बात आई वह एक इलीट कॉन्फ्लिक्ट के जरिए आई, अभिजन संघर्ष के जरिए आई। और इस अभिजन संघर्ष में जो मासेस थे उसने यह कहा कि राज्य पर हमारी भी दावेदारी है, और इस दावेदारी ने उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। और बोल्शेविक क्रांति में देखें तो उत्पादन के साधनों पर जिनका कब्जा है उनको बदल दिया जाए, और जिनका उत्पादन के साधनों पर कब्जा है उन्हीं लोगों ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी अपने हित में जन्म दिया हुआ है, इसलिए राष्ट्रवाद को भी खत्म कर दिया जाए। ये बात बोल्शेविक क्रांति में आती है। लेकिन जो भारत का जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वह इस तरह का स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयता का मूल्यबोध शुरू से रहा है। और वह भारतीयता का मूल्यबोध है क्या? वह भारतीयता का मूल्यबोध जो है वह आता कहां से है? वह आता है पहचान के रूप में जब हम रामत्व को रखते हैं। वह आता है वेदांत से, वह आता है पुरुषार्थ चतुष्टय से, वह आता है ज्ञान भक्ति कर्म के समन्वय से, वह आता है वसुधैव कुटुंबकम से, और वह आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारा से। तो यदि इतनी धाराएं भारतीयता की हैं और इन्हीं पर हम गर्व कर सकते हैं, तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमेरिका की तरह, फ्रांस की तरह और रूस की तरह वी वर्सेस दे का कोई समीकरण बन सकता था या नहीं बन सकता था? जाहिर सी बात है, नहीं बन सकता था। और जब नहीं बन सकता था तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को ऐसा होना चाहिए था जिस राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की मुक्ति का भी सवाल शामिल हो। और अंग्रेजों की मुक्ति का भी सवाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल है, ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से महात्मा गांधी हिंद स्वराज में कहते हैं, जहां वो कहते हैं कि वास्तव में जो तुम लोग उपनिवेश बनाए रखना चाहते हो दुनिया के कुछ भूभागों को, उसका वजह ये है कि तुम लोग सेल्फ क्या है, स्व क्या है, इसकी तुम लोग पहचान भूल चुके हो। तुम्हारे पूर्वज उस पहचान से परिचित थे
और तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम समझो कि ये उपभोक्तावाद में, साम्राज्यवाद में तुम्हारा स्वत्व नहीं है, बल्कि जो तुम्हारी महान ख्याति है उन्हीं को प्राप्त करने में, मनुष्यत्व को प्राप्त करने में तुम्हारी महानता है, जैसा कि तुम्हारे पूर्वज कर रहे थे। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद है, आधुनिकता है, इससे मुक्ति के लिए सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं लड़ रहा है, वह तो आपकी मुक्ति के लिए भी लड़ रहा है। ये जो एक थाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, हम उसको भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बेस देता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी। और शायद इससे बड़ा मूल्यबोध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कोई दूसरी उपलब्ध नहीं कर सकती थी। इसको भी अब राम से जोड़ करके देख सकते हैं। एक तो शुरू में राम रावण का वध ही कर दे, ऐसा तो कोई प्रयोजन था भी नहीं, लेकिन जब वह प्रयोजन आता है तो वहां भी रावण की मुक्ति की बात चली आती है। और राम ने फिर जीत करके क्या किया, लंका को जीता। तो ये महत्वपूर्ण बात है, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आती है और हमको एक भविष्य के लिए वो रास्ता दिखाती है। लक्ष्मण महाराज कहे कि भैया अद्भुत नगरी है, शायद अयोध्या से भी बड़ी अच्छी है, सुख सुविधा के सारे संसाधन है। और संजय भाई साहब, वास्तविकता तो ऐसी है कि जिस तरीके से लंका का वर्णन किया गया है, समृद्धि और भौतिकता का वैसा वर्णन आज हम न्यूयॉर्क और टेक्सास के लिए भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और वो अयोध्या ही लौट करके आते हैं। ऐसा काम सिर्फ वह कर सकता है जो पजेसिव इंडिविजुअल ना हो। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मैकफर्सन ने आगे चल करके दिया, और यह वेस्टर्न लिबरलिज्म, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और वेस्टर्न कैपिटलिज्म की आलोचना में लिखी गई है। इस बात पर हम नहीं जाएंगे, ये खाली हम सूचना के लिए कहें। अब ये है कि गांधी के जो राम है, इतनी बात तो हुई, वो राम कैसे हैं भाई, तो जरा इस मुद्दे पर भी हम बातचीत कर लें। तो गांधी कहते हैं कि जो राम हमारी प्रार्थनाओं में आते हैं वे दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के राम नहीं है, बल्कि वे शाश्वत एवं अजन्मा है, द वन विदाउट सेकेंड। ये वेदांत की भाषा है, देख लिए, द वन विदाउट सेकेंड, ही बिलोंग्स इक्वली टू ऑल, and I therefore see no reason why a Muslim or anybody should object to taking his name। ये बात वो लिख रहे थे 28/4/1946 को हरिजन में। मतलब ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से जोड़ के नहीं बोला हूं इसको। अब यहां कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मैं ऐसे बहुत विद्वत लोगों से मिला हूं, करे ये तो बहुत गलत बात है, अयोध्या को राम को नहीं मानते थे। अरे भाई, उससे बहुत बड़े राम को मान रहे थे, और इसी राम को पाणिनि ने भी माना है। पाणिनि जब अष्टाध्यायी में राम शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ करते हैं तो दो तरह के राम में फर्क करते हैं। एक राम के लिए कहते हैं कि रमन धातु घय प्रत्यय से मिलकर के राम बनते हैं। ये कौन राम है? रमनते योगिनो यस्मिन यह सह राम है, यही शाश्वत राम है, यही अजन्मा राम है, और यही राम के राम है, और यही राम के नाम लेने में निहित है। तो गांधी के राम ऐसे राम है।
और जिसके बारे में वो कहे कि जब ये राम ऐसे हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं, वो दशरथ पुत्र वाले नहीं हैं, तो इस नाम को लेने में किसी मुस्लिम को या किसी दूसरे अन्य धर्मावलंबियों को परहेज क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जिसका समाधान स्वतंत्रता के बाद होना था। लेकिन दुख है कि इसका समाधान उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में शायद गांधी चाहते थे, कोर्ट के माध्यम से आस्था का फैसला। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। अब यह है कि राम को जब इतने बड़े प्रतीक के रूप में गांधी रखते हैं, तो अंबेडकर पर काम करने वाले जो रिसर्चर होते हैं, उनके बीच में गांधी को लेकर के एक बहस छिड़ जाती है। खास करके तब जब 1954 के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए अंबेडकर ने जो अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाया था, उसमें एक शपथ की भाषा यह होती थी कि वे सब राम को भगवान नहीं मानेंगे। यहां पर इसी संदर्भ में हमको भगत सिंह की एक लेख कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मतलब अंबेडकर पर और भगत सिंह पर, दोनों को मिला करके विचार कर लेना चाहिए। बहुधा भगत सिंह जब ये लेख लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो इसको भी उसी धारा की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है जो अंबेडकर को ले जाने की कोशिश में लगे हुए लोग रहते हैं। लेकिन क्या हम सबको यह नहीं समझना चाहिए कि उस लेख को भगत सिंह ने लिखा क्यों था? तो लाहौर जेल में जब भगत सिंह बंद थे, तो वहां बाबा रणधीर भी बंद थे। वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी फर्स्ट केस में वहां एक्यूज थे, और वो चाहते थे कि वे भगत सिंह को कुछ धार्मिक शिक्षा दें। और जब इसका प्रतिरोध भगत सिंह करते थे, तो एक दिन बाबा रणधीर सिंह ने उनसे कहा, क्या कहा? यू आर गाइडेड विथ फेम एंड हैव डेवलप्ड एन ईगो, which is standing like a black curtain between you and God। ये बाबा रणधीर सिंह ने आक्षेप लगाया। किस पर आक्षेप लगाया? भगत सिंह पर आक्षेप लगाया। और इसी आक्षेप का जवाब देने के लिए भगत सिंह ने वह लेख लिखा कि मैं नास्तिक क्यों, और मैं नास्तिक क्यों हूं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगत सिंह यह कहते हैं कि हम अपनी आस्तिकता को सेवा में देखते हैं। हम अपनी आस्तिकता को लोगों के उत्थान में देखते हैं। हम अपनी आस्तिकता को शोषण को दूर करने के उपक्रमों में देखते हैं। हम आस्तिकता को अन्याय का प्रतिरोध करने में देखते हैं। ये सारी बात भगत सिंह कह रहे हैं अपने उस लेख में। मतलब क्या है कि ये टाइम का है कि भाई अभी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल क्या है। तो प्राथमिकताएं में वही तब शामिल थी। अब इसी संदर्भ में यदि हम देख लें, भगत सिंह के विचारों की तुलना कर लें स्वामी विवेकानंद से, तो स्वामी विवेकानंद जब दरिद्र नारायण की सेवा में ही ईश्वर की उपासना देखते हैं, तो जो बात वहां विवेकानंद कह रहे थे वही बात तो यहां आगे चल करके हम भगत सिंह को भी कहता हुआ देखते हैं। तो ये दोनों अलग अलग धारा में जाने वाली चीज कैसे लोग बना देते हैं, ये कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ पाता। और यही काम तो गांधी भी कर रहे थे, वंचितों के बीच में जाकर के, मलिन बस्तियों में जाकर के, कोढ़ियों की सेवा करके। तो ये धाराएं तो एक ही हैं, और इन्हीं सब का उत्थान तो अंबेडकर भी चाहते थे। लेकिन क्या है कि ईश्वर का एक जो संस्थात्मक और सांप्रदायिक स्वरूप होता है, वो एक अलग चीज है, और
ईश्वर जो शाश्वत स्वरूप है वह एक अलग चीज है। बुद्धत्व भी शाश्वत है और रामत्व भी शाश्वत है। दोनों के शाश्वतता में जो अर्थ संदर्भ निहित है उसको लेकर के कोई मतभेद नहीं हो सकता है। हम बुद्धत्व कोई कह ले, हम रामत्व कह ले, इसके लिए कम से कम लोगों के आपस में तलवारें नहीं खींच जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा खींचा करता है। अब जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं उनको भारत में अनेक राष्ट्रीय आंदोलन दिखाई पड़ते हैं और उनको यह भी दिखाई पड़ता है कि उन अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों की धारा एक दूसरे को काटती थी। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कम से कम मेरी दृष्टि से एक सही व्याख्या नहीं होती है। अब हम यह विचार करने की कोशिश करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा को, मुख्य मूल्य बोध को हम अहिंसा क्यों कहें, तो इसका एक उत्तर हमें महाभारत से मिलता है, जहां कहा गया कि आनृशंसम परमो धर्म, यही अहिंसा के अर्थ में एक अहिंसा परमो धर्म कहां कहा गया, जहां पर सर्व विनाशक युद्ध हुआ और युद्ध के बाद कहा जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, आनिशंसम परमो धर्म। ये कैसे कहा गया? ये परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा गया, प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए नहीं किया गया। इसी तरह यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रक्रियात्मक पक्ष को देखते हैं तब वहां पर बहुत सी धाराएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ती हैं। अहिंसा को हिंसा की धाराएं काटती हुई दिखाई पड़ती हैं और हिंसा को अहिंसा से कटते हुए की धारा कटती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन उसका जो परिणाम उत्पन्न हुआ, उससे जो मूल्यबोध उत्पन्न होता है, जिस तरीके से उस मूल्यबोध को आन्यशंसम परमो धर्म महाभारत में कहा गया, उसी अर्थ में जब हम संधान करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तो उसका एक मूल्यबोध बनता है अहिंसा। अब यह जो अहिंसा है और जिस मूल्य बोध को गांधी समझ रहे थे, तो यह जो अहिंसा है वह उपनिवेशवाद के विरुद्ध तो अपने आप को खड़ी कर रही थी, लेकिन उपनिवेशवाद के मूल में है आधुनिकता। आधुनिकता के कारण दुनिया में उपनिवेशवाद आया था। इसका मतलब हुआ कि आधुनिकता से लड़ने के लिए हमको अहिंसा के साथ किसी एक और युग्मक की जरूरत है जो अहिंसा के मूल में हो। जैसे उपनिवेशवाद के मूल में आधुनिकता है और वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मूल्य है वह है सत्य। सत्य आधुनिकता के विरुद्ध और अहिंसा उपनिवेशवाद के विरुद्ध। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्य बोध बनता है, सत्य का मूल्य बोध बनता है, वह फिर से एक बार राम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला करके खड़ा कर देता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में राम को यह सत्य का मूल्यबोध कैसे खड़ा कर देता है, वाल्मीकि रामायण में देखिए। और डॉक्टर ए डी शर्मा ने इस पर एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है। मुझे सुन पर, हाँ आ गया। तो ए डी शर्मा ने इस पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा है कि राम को सत्य प्रतिश्रव, सत्य संधि, सत्य सन्निधौ इत्यादि के रूप में भी व्यक्त किया गया। तो यदि हम यह तुलना कर लें कि वो आधुनिकता का सत्य क्या है और राम से उद्भूत होने वाली सनातन परंपरा का सत्य क्या है, तब हमें उस संघर्ष की पहचान हो जाएगी जिसमें हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिस संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ रहा था। तो आधुनिकता का जो सत्य है वह डिसकंटिन्यूड टाइम फ्रेमवर्क का सत्य है।
जो लोग वेस्टर्न रेनेसां के जानकार हैं वो जानते हैं कि वहां पे टाइम जो है वो कैसी है, वो बिखरी हुई इकाई है, वो कंटिन्यूड नहीं है, ये स्टेब्लिश किया है। इसी तरीके से जो आधुनिकता का सत्य है वह सेल्फिस्ट और इगोइस्ट ह्यूमन बीइंग का सत्य है। इसी रूप में मनुष्य को परिभाषित किया पश्चिम में। और यह जो सत्य है वह कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों का सत्य है, क्योंकि मार्क्स भी यह लिखते हैं कि प्रोडक्शन का जो सबसे रैशनलाइज्ड फॉर्म है वह कैपिटलिज्म ही है। दोनों की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की व्याख्या अलग अलग थी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में पूंजीपति रखते हैं पूंजीपतियों को, और मार्क्स वहां रख देना चाहते हैं सर्वहारा को। ये फर्क यही है, बाकी साभ्यतिक फर्क नहीं है, सभ्यता बोध का फर्क नहीं है। और वह जो आधुनिकता की सत्य है वह निजता वर्सेस सामूहिकता के संघर्ष का सत्य है। इंडिविजुअलिटी वर्सेस कम्युनिटी या इंडिविजुअलिटी वर्सेस स्टेट। इसके विपरीत यदि हम सनातन परंपरा के सत्य का उद्घाटन करें तो वह क्या है? वह कंटिन्यूड टाइम फ्रेमवर्क का सत्य है। यह ईगोलेस ह्यूमन बीइंग का सत्य है। यह निजता और सामूहिकता के समन्वय का सत्य है। अब जब हम सत्य का उद्घाटन कर लेते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करें कि यह जो मॉडर्निटी के द्वारा आने वाला सत्य है वह वास्तव में करता क्या है। तो जो मॉडर्निटी के द्वारा आने वाला सत्य है वह एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के बरक्स पावर मैक्सिमाइजेशन की शिक्षा देता है। विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, क्योंकि मैकेनिस्टिक सोसाइटी है, ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं रह गई है। और जब पावर मैक्सिमाइजेशन में हर इंडिविजुअल लगा रहता है तो एक इंडिविजुअल को यह पता नहीं होता है कि किसी गेन के लिए कोई दूसरा इंडिविजुअल कितना दांव लगाएगा। इसीलिए जो मास सोसाइटी होती है वह एक प्रिजनर्स डायलेमा में रहने वाली सोसाइटी होती है। और इस प्रिजनर्स डायलेमा के कारण स्टेट को क्या चाहिए? ताकत चाहिए, सर्विलांस चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। ये प्रिजनर्स डायलेमा के कारण है। ये सारी चीजें मॉडर्निटी के सत्य से उत्पन्न होकर के आई। और इसके विपरीत जो सनातन परंपरा का सत्य है, जो राम के रूप में भी हमको दिखता है, गांधी जिसको लेकर के आगे चल रहे थे, वह सत्य क्या है? जिसके बारे में कहा कि यह कंटिन्यूड टाइम फ्रेमवर्क का है, ईगोलेस ह्यूमन बीइंग का है। ईसावास्यमिदं सर्वम, आत्म संयम, निग्रह, अपरिग्रह, अस्तेय, समत्व। और समत्व किसके साथ? ममत्व के साथ। ये उस सनातन परंपरा का सत्य है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिकता के द्वारा जो प्रक्षेपित सत्य था, उस सत्य और जो आधुनिकता के रूप में अपने को प्रकट कर रहा था, उसके विरुद्ध जो संघर्ष करती है वह सनातन परंपरा के सत्य का सहारा लेती है। अब ये जो सनातन परंपरा के जिन मूल्यों की मैंने अभी बात किया, क्या उनको हिंसा के द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है? उत्तर तो एकदम एक ही वाक्य में होगा, बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा से मुंह मोड़ लेना चाहिए और उनके योगदानों से हम लोगों पर, उनके योगदानों की चर्चा हम लोगों को समन्वयात्मक मूल्य बोध की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की नहीं करनी चाहिए? इसके उत्तर भी गांधी है। कैसे? सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, है ना गांधी? इसी तरीके से भगत सिंह जेल में है तो उनकी रिहाई के लिए उपक्रम कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुभाष चंद्र बोस को जब सबसे अधिक जरूरत है
कि भारत में अंग्रेज असहज हो जाए और उनकी ओर ध्यान न दें, तब वह भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कर रहे हैं। तो यहां क्या दिखता है? इस तरीके से जब हम मीमांसा करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि गांधी में उदारवादी और उग्रवादी धारा ही समाहित नहीं हो रही थी, बल्कि क्रांतिकारी धारा ही भी समाहित हो रही थी। लेकिन यह गांधी का एक रणनीतिक पक्ष है, यह गांधी का एक तात्कालिक पक्ष है, और इसको स्वयं गांधी बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। और इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में गांधी कहते हैं कि उन्हें ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरह का एक स्वराज चाहिए, लेकिन यह सोपान बनेगा राम राज्य के लिए। यह बात भी वो कहते हैं। और जब यह सोपान बनेगा राम राज्य के लिए, तो राम राज्य का मतलब गांधी के लिए कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, बल्कि वह कैसा है? वह क्लासलेस और एक्सप्लॉइटेशन लेस और स्टेटलेस सोसाइटी। सारी क्रांतिकारी धाराएं जो दुनिया भर की रही हैं और भारत में रही हैं, वो भी तो यही चाहती हैं स्थापित करना। तो कम से कम गांधी का जो यह विमर्श है, जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें तो कम से कम क्रांतिकारियों में और गांधी की योजना में मतलब मूल्यबोध में अंतर नहीं है। उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसको लेकर के जरूर अंतर है। वो अंतर क्या है कि गांधी साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते हैं, और इसमें जो क्रांतिकारी धारा थी वह विश्वास नहीं करती थी। पर एक बार आइए हम देख लें कि इतिहास में हुआ क्या। साध्य और साधन की पवित्रता का सहारा नहीं लिए बिना दुनिया भर में इस तरह की क्रांतियां हुई। क्या वो अस्थायी रह पाई? उनका जीवन 70-80 साल भी नहीं रहा और वह दुनिया से मिट गई, हट गई। सोवियत संघ, जर्मनी, पोलैंड, तमाम हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। तो जब हमारे सामने जब ऐसा उदाहरण उपस्थित है, तब तो कम से कम हमें मान लेना चाहिए कि जब लक्ष्य बहुत उदात्त हो, बहुत महान हो, तो उनकी प्राप्ति का साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। आजकल मैं थोड़ा विक्षुब्ध हो जाता हूं जब देखता हूं कि राम का नाम लेकर राजनीति करने वाली पार्टियां भी जब किसी को टिकट देना होता है तो कहती हैं, अरे ये तो चुनावी मसला है और चुनावी राजनीति में तो जीत के लिए सब कुछ जायज है। वास्तव में ऐसा कहा जाना और माओ का वह कथन कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, दोनों एक ही चीज है। इसीलिए हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यबोध पर चलते हुए इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम किस थाती के हैं। हम इस पूरी चर्चा के क्रम में यदि टैगोर और अरविंद का नाम न लें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक मूल्यबोध की परिचर्चा अधूरी रह जाएगी। और थोड़ा सा मुझे बताया गया था टाइम को लेकर के, मुझे पता है कि मैं उससे आगे चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने मोह का संवरण इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं गोरा की कुछ बातों को जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गोरा में जो बात लिखते हैं टैगोर, और गोरा 1909 में लिखी गई, कोई भी उसको मन से पढ़ेगा तो उसको गांधी आने वाले हैं ऐसा आभास लग जाएगा। तो गोरा में लिखते क्या है, बहुत लंबा है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। भारतवर्ष नाम की एक बृहद सत्ता है। ये आपको भारत बोध दिखाई पड़ेगा कि जो हमारा समन्वयात्मक मूल्य बोध है उससे कैसा भारत बोध बनता है। ये टैगोर की मतलब लेखनी से मैं कह रहा हूं, गोरा से। तो कह रहे हैं भारतवर्ष नाम की एक बृहद प्राचीन सत्ता है। यह सत्ता छिपी रहकर भी अधिकार पूर्वक सुदूर अतीत से सुदूर भविष्य तक मानव जाति के विराट भाग्य जाल में एक विशेष रंग का सूत्र एक विशेष ढंग से बुनती रही है।
यह सूत्र कितना सूक्ष्म और विचित्र है और कितनी दूर तक उसका कितना गहरा प्रभाव है, उसे सचेतन रूप से अनुभव न करने से हम लोग कितने छोटे हो जाते हैं और अपने चारों ओर के संबंध में बेखबर होकर काम करते हैं। देश जो देश में है वह देश से परे भी है और देश से बड़ा भी है। वह देश के भीतर से भी प्रकाशित हो रहा है और देश के बाहर से भी प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर ऐसे ही विचित्र भाव से अपने अनंत स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जो कहते हैं कि सत्य एक है, इसलिए केवल एक ही धर्म सत्य हो सकता है या धर्म का एक ही रूप हो सकता है, वह इस सत्य को तो मानते हैं कि सत्य एक है, लेकिन इस सत्य को नहीं मानना चाहते कि सत्य अंतहीन होता है। गांधी को यह याद कर लिए, गांधी भी ऐसा ही कहते हैं। वह अंतहीन एक है, वह अंतहीन अनेक में अपने को प्रकाशित करता है। उसी की लीला हम हमारे सारे जगत में देखते हैं। इसीलिए धर्म मत भी विचित्र रूप लेकर कई दिशाओं से उसी धर्मराज की उपलब्धि कराते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं कि भारतवर्ष की अनेक प्रकार की झलक और विचित्र चेष्टाओं के बीच में एक गहरा और एक बृहद ऐक्य मैं देख सकता हूं। उसी ऐक्य के आनंद से मैं पागल हूं। उसी ऐक्य के आनंद से भारतवर्ष में जो सबसे मूढ़ हैं उनके साथ हिल मिलकर धूल में बैठ जाने में भी मुझे जरा भी संकोच नहीं होता है। ये गोरा कह रहा है सुचरिता से, और गांधी देखिए तो आपको ऐसा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो नायक है गोरा, वह जो अनुमान कर रहा है, कह रहा है नायिका से, सुचरिता से, आप देखिए कि आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी उसको करके दिखाते हैं। और यदि अब हम अरविंद की बात कुछ कर लें, तो यह जो राष्ट्र है, मैं इसी मतलब कंटिन्यूड फॉर्म में इसे कहूंगा, जिस राष्ट्र की बात टैगोर कर रहे हैं उसी राष्ट्र की बात गांधी ने भी किया और कहा कि हम अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्र बने हैं, ऐसा अंग्रेजों ने हमको सिखाया है। अंग्रेजों ने हमको सिखाया है कि उनकी रेलों ने और प्रशासन ने हमको राष्ट्र बनाया है, जबकि वास्तविकता यह है कि सदियों पुराने समय से हम राष्ट्र रहे हैं। जब हमारे पूर्वज तीर्थयात्राओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तभी से हम राष्ट्र रहे हैं। ये जो बात गांधी ने कही है ना, उसके लगभग देखिए कि आधी शताब्दी के बाद जो इमेजिन्ड कम्युनिटी एंडरसन ने लिखा था, उसमें भी उसने पिलिग्रिमेज को नेशनलिज्म से जोड़ा है। गांधी जी उस तरह के थ्योरिटिशियन नहीं थे, लेकिन जो बात वो हिंद स्वराज में कह गए, कम से कम उसके कुछ अंश एक कालजयी और विश्वव्यापी किताब के रूप में डेवलप हुए। ये अलग बात है कि उसका प्रकार, उसका स्वरूप, उसका कलेवर अलग है। नाम गांधी का नहीं है, लेकिन विचार तो है ही। अब यह जो राष्ट्र है वो बनता कैसे है, इसके बारे में महर्षि अरविंद ने बहुत रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि अस्तित्व के लिए निजता और सामूहिकता दोनों जरूरी है, लेकिन निजता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सामूहिकता में अपना विलय न करे। साथ में यह भी कहा कि वह विलीनीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें निजता का लोप हो जाए। और इसके लिए वो जो बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे बीज अपने निजता को बचाए रखने की कोशिश करे और मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश इत्यादि की सामूहिकता में न मिलना चाहे, तो क्या होगा? वो निजता में ही खत्म हो जाएगा, बीज के रूप में ही खत्म हो जाएगा, वह पौधा और वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वह सामूहिकता ज्यादा भारी पड़ जाए, मिट्टी का दबाव ज्यादा हो जाए, हवा अधिक लगने लगे, सिर्फ सूर्य की गर्मी ही गर्मी लगे, तब क्या होगा? तब भी वो बीज नष्ट हो जाएगा। तो सामूहिकता और निजता का जो समन्वय होता है
उसी से राष्ट्र बनता है, और इस काम को करने में जो शक्तियां लगी होती हैं उनको वे धर्म कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक धार्मिक अनुभूति है। कुछ लंबे उनके कथन थे, लेकिन मैं उन चीजों को थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि समय को का थोड़ा मैं समझ सकता हूं। और अब यहां पर हमने टैगोर की बात करी और हमने यहां पर महर्षि अरविंद की बात कही। एक बार यहीं पर इसी संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, अंबेडकर के विचारों को ले लेते हैं। तो कलेक्टेड स्पीच एंड राइटिंग्स के सेकेंड वॉल्यूम में अंबेडकर कहते हैं कि जब इंडिविजुअल वर्सेस नेशन का मामला होगा तब मैं नेशन के साथ खड़ा हूं, और जब कम्युनिटी वर्सेस नेशन का मामला होगा तो मैं कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं। ये अंबेडकर के राष्ट्रवाद का विचार है, सार है, ऐसा कहिए। अब देखिए कि ठीक इसी बात को टैगोर एक अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन कालीन राष्ट्रवाद और आधुनिक कालीन राष्ट्रवाद में फर्क है। प्राचीन कालीन जो राष्ट्रवाद था वह हैंडलूम टाइप का राष्ट्रवाद था, मतलब उसको मनुष्य उसमें सक्रिय सहभागीदार था, अपने व्यक्तित्व को खोए बिना। लेकिन जो आधुनिक राष्ट्रवाद है वह पावरलूम टाइप का राष्ट्रवाद है, जिसमें मनुष्य एक बड़े मशीन का यंत्र बन जाता है। और टैगोर यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रयोग करके शासन करना वास्तव में मशीन के शासन को स्थापित करना है। ऑमनिबस जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, उसके पार्ट 3 में ये बातें हमको देखने की मिलती हैं। अब इतनी चर्चा कर लेने के बाद हमें यह विचार करना चाहिए कि आज की हालातों में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यबोध की चर्चा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। बड़ी रोचक चीजें यहां आती हैं। स्वतंत्रता के बाद जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, पेंशन के लिए उनसे एप्लीकेशन मंगवाए गए, और यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से शुरू हो गया जो खेल, जो हम अनुमान लगा सकते हैं। ये जरूरी था, उनको सम्मानित करना जरूरी था, लेकिन हो क्या गया इसके बाद से कि सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रेरित हो गए। चाहे उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा हो या न रहा हो, चाहे उन्होंने किसी पर एक पत्थर फेंका हो या न फेंका हो, किसी धरने पर बैठे हो या न बैठे हो, लेकिन क्या हो गया कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना है, क्योंकि पेंशन का मामला है। और पेंशन को राजकीय सम्मान से जोड़ करके थोड़ा बृहद अर्थ में ग्रहण कर लीजिए तो मामला और साफ हो जाता है। दूसरी बात हो गई कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यबोध को सत्ता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी उपस्थिति को एक आधार बनाने लगे कि भाई हमें सत्ता क्यों चाहिए, हम इसके दावेदार क्यों हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदार थे। तो इसमें भी वो बात उभर करके सामने आई कि जो भागीदार नहीं भी थे वो भी जब कोई दल बनाए और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले तो वह भी अपनी सहभागिता दिखाने की कोशिश करना शुरू कर दिए। तीसरी बात हो गई गांधी हत्या की, कि गांधी की हत्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो उसमें आ गया कि जायज था, जिनका पक्ष होता है जायज है, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यबोध को खारिज करना चाहेंगे, बहुत सारे मूल्यबोध को। ये बात भी यहां आ गई जब हम खास करके गांधी हत्या को औचित्यपूर्ण बताने की कोशिश करते हैं। एक और बात यहां आती है, चौथी बात के रूप में आएगी कि विभाजन का ठिकरा किसी एक व्यक्ति के माथे पर या किसी एक समूह के माथे पर फोड़ दिया जाए, ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो
गई। और इस प्रवृत्ति के भीतर से भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य बोध को जब आंकने की कोशिश करते हैं तो वह आकलन हमारा सही नहीं होता है, बल्कि वह आकलन वर्तमान के सत्ता रुझानों के अनुकूल हुआ करता है। और एक बात और होती है कि सरकार की नीतियां बनाम अतीत बोध। जब हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे होते हैं तो हमारा अतीत बोध वहां आता है, और उस वक्त भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि जब कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो उसकी भाषा, उसकी आवाज, उसके स्वर अलग, और वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो फिर उसकी आवाज, उसकी भाषा, उसके स्वर बदल जाते हैं। और ये भी एक धारा होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आत्मावलोकन की। लेकिन ये सब जो तरीके हैं उनके जरिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सही आत्मावलोकन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से जिस तरह से पश्चिम को सुकरात चाहिए, सुकरात का रीजन चाहिए, लेकिन सुकरात का रिलीजन नहीं चाहिए। पश्चिम ऐसा ही बना है ना कि उसको सुकरात का रीजन चाहिए लेकिन सुकरात का रिलीजन नहीं चाहिए। उसको ईसा मसीह का रिलीजन चाहिए लेकिन ईसा मसीह का विजन नहीं चाहिए। पश्चिम ऐसे ही अपने को ढाला है। ठीक उसी तरीके से आज के समय में हम देखते हैं कि हमको गांधी चाहिए तो राम नहीं चाहिए, राम चाहिए तो गांधी नहीं चाहिए, या फिर अपने हिसाब का राम और अपने हिसाब का गांधी चाहिए। ऐसे सभ्यता बोध बनती नहीं, ऐसे सभ्यता बोध विकसित नहीं होती। ऐसे हम कुछ सनसनी उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी मूल्य बोध का हम विकास नहीं कर सकते। अब क्या है कि हमको पश्चिम की तरह का भौतिक विकास चाहिए, लेकिन हमको ओपन सोसाइटी, मास सोसाइटी और मैकेनिस्टिक सोसाइटी के दोष नहीं चाहिए। हमको पश्चिम के उस विकास को जो वह एक मास सोसाइटी, ओपन सोसाइटी और मैकेनिस्टिक सोसाइटी के आधार पर प्राप्त किया है, हमको वो चाहिए, लेकिन उसके दोष नहीं चाहिए। उसकी जगह हमको क्या चाहिए? हमको पुराने समाजों का, मतलब ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो मूल्य बोध है वह चाहिए। ऐसा विमर्श हमारे समाजों में चला करता है। इसका मतलब हुआ कि हम यह चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सोसाइटी के मूल्य बोध में ही हमको मार्केट सोसाइटी के सारे सुख मिल जाए। ऐसे में न तो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य बोध अक्षुण्ण रह सकते हैं, ना ही हमारी सांस्कृतिक पहचान कायम रह सकती है, लेकिन हो सिर्फ यह सकता है कि हम लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी के डायलेमा में फंसे रहे। और यह जो लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी का डायलेमा होता है वह हमको साध्य साधन विवेक को खोने का भी अवसर देता है, और हम में से अधिकांश ऐसा करने का प्रयास कर रहे होते हैं। मैं अपनी बात का समाहार विदुर, महात्मा विदुर के एक श्लोक से करना चाहूंगा, और उसका एक खास वजह भी है। वजह यह है कि 1921 ईस्वी में एक पिक्चर आई जिसका नाम था, मतलब एक सिनेमा आई जिसका नाम था भक्त विदुर। यह भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म थी। इसका जो किरदार निभा रहे थे द्वारकादास संपत विदुर के रूप में। तो बैन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह जो द्वारकादास संपत है वह विदुर नहीं है, वह गांधी है। क्यों? क्योंकि वह गांधी जैसे ही कपड़े पहनता है, गांधी जैसी ही उसकी देह भाषा है, और वह गांधी की तरह ही दिखता है, और पूरा उसका संदेश जो है वह ऐसा है कि वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ
भड़का रहा है प्रजा। तो भक्त विदुर फिल्म बैन हुई। विदुर नीति में विदुर कहते हैं, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम। मैं फिर से दोहराता हूं, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्त्वम कामिनम चौर मा विसंति प्रजागरा। अर्थात जो दुर्बल है और किसी बलवान से पराभूत हो गया है, वह और चोर दोनों जागते रहते हैं। आज यह रोग सभ्यता को लग गया है, दुनिया की सभ्यताओं को, भारत की सभ्यता नहीं, दुनिया की सभ्यताओं को यह रोग लग गया है। लोग जाग रहे हैं, आधुनिकता रूपी बलवान से हीन साधन होकर के जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कहीं त्राण मिल जाए, कहीं मुक्ति मिल जाए। लेकिन यह त्राण और मुक्ति लोग आधुनिकता में ही खोज रहे हैं, और ऐसा करना मनुष्य को धृतराष्ट्र बना देता है। धृत राष्ट्र मतलब जो अपनी इंद्रियों को इस तरीके से पकड़े रहता है कि खूब उपभोग करते रहे, या फिर रावण बना देता है। जबकि त्राण है कहां? त्राण गांधी में है, त्राण राम में है, त्राण सत्य और अहिंसा में है, ज्ञान भक्ति और कर्म के समन्वय में है, पुरुषार्थ चतुष्टय के संधान में है, जिसके बारे में गांधी कहते थे कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है वह चार ऐसे वृत्तों से मिलकर बनी है जो समानांतर रूप से एक दूसरे में समान भाव से अंतर्गुंफित है। यही हमारी भारतीय सभ्यता का मूल आधार है, यही हमारी भारतीय सभ्यता की पहचान है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यही सारे मूल्यबोध ऐसे हैं जिनको हम समन्वयात्मक मूल्यबोध कह सकते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितना ज्यादा समय लिया या नहीं लिया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी ही कुछ देर के बाद वह क्षण आने वाला है जब महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे थे। ये सोच करके मेरा मन आज भी बहुत व्याकुल हो उठता है। आज के दिन में इस विषय पर बोलने, महात्मा गांधी को याद करने, अपने भीतर की यात्रा करने जैसा है। और आप लोगों ने मुझे इसके लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूं। नमस्कार।